पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे मुन्ने दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। नन्हे मुन्ने साथियों से हम पूछना चाहेंगे जनाब क्या हाल चाल है। और गर्मी की बड़ी शिद्दत है और इस गर्मी की शिद्दत से आप हाल बेहाल होंगे। लेकिन जनाब कहाँ, आप तो घर में आराम करें क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं मौसम गर्मा की। और मौसम गर्मा की छुट्टियां आप एंजॉय करें, लेकिन साथ में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपना होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि छुट्टियों में आपको हॉलीडे होमवर्क मिलता है और वो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पढ़ाई भी करते रहें खेलने के साथ साथ। चलिए आज आपको एक अजीम शख्सियत से मिलवाते हैं। यूं तो आप उनके मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। जी हाँ, हमारे नन्हे दोस्त बिल्कुल सही पहचाने। आज एक सिलसिला हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो अजीम कैसे बने। इस सिलसिले के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल के हवाले से एक तकरीर। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल आप कौमी रहनुमा, मुजाहिद आज़ादी के साथ साथ हिंदी और उर्दू के अदीब और शायर भी थे। आपने अज्ञात, राम और बिस्मिल के तखल्लुस से अपना कलाम लिखा। इसके अलावा आपने कई किताबों का तर्जुमा भी किया और मौर्रिख के तौर पर भी आपको जाना जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए आपको सुनवाते हैं आपकी फूला आपा की ज़ुबानी ये तकरीर, राम प्रसाद बिस्मिल, कौमी रहनुमा। प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हर तरह से एक खुशहाल मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसकी तहजीब बेमिसाल है, एक ऐसी सरजमीन जहां हर किस्म के मौसम अपनी बहार दिखाते हैं, एक ऐसा गुलशन जिसमें मुख्तलिफ धर्मों के फूल खिलते हैं, जहां अलग अलग जुबानें और रहन सहन होने के बाद भी हम सब एक हैं, यानी हिंदुस्तानी। आज हमारा देश और हम आजाद हैं, हमें हर तरह के ऐशो आराम और सहूलियात हासिल हैं। लेकिन बच्चों, एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब हमारा ये प्यारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया था और यहाँ रहने वाले हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की नाकाम कोशिश की। जब अंग्रेजों के जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ गए तो फिर अपने देश की आजादी की खातिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मुत्तहिद होकर हिंदुस्तानी बन गए और आजादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी देने पर आमादा हो गए। इन जियालों और आजादी के मतवालों ने अपनी कुर्बानियां देकर हमें आजाद और खुशहाल हिंदुस्तान अता कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हजारों लोगों ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलवाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। आज हम तुम्हें एक ऐसे ही मुजाहिद आजादी के बारे में बता रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी में एक अहम और नुमाया किरदार अदा किया। हमारे मुल्क और हम सबको इस मुजाहिद आजादी पर हमेशा नाज रहेगा। हम बात कर रहे हैं अजीम मुजाहिद आजादी राम प्रसाद बिस्मिल की। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे दिल में वतन परस्ती का जज्बा बेदार हो जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान की तहरीक आजादी की इनकलाबी धारा के एक अहम मुजाहिद आजादी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने सिर्फ 30 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। राम प्रसाद मैनपुरी और काकोरी साजिश जैसे कई मामलात में शामिल थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर भी थे। राम प्रसाद 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुरलीधर और वालिदा का नाम मूलमती था। यूं तो उनका असल नाम राम प्रसाद था, लेकिन वो उर्दू तखल्लुस बिस्मिल के नाम से शायरी करते थे, इसलिए वो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से काफी मशहूर हुए। वैसे उन्होंने अज्ञात और राम तखल्लुस से भी शायरी की और मजमून लिखे थे। वो एक अच्छे शायर, कवि, मुख्तलिफ जुबानों के तारीखदां और अदबी शख्सियत थे। राम प्रसाद ने सिर्फ 19 साल की छोटी उम्र में ही इनकलाब की राह पर अपने कदम बढ़ा दिए थे।
11 साल के इनकलाबी दौर में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखकर उन्हें खुद ही छपवाया। उन किताबों को बेचकर जो पैसा मिलता था वो उस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ करते थे। उनकी जिंदगी में 11 किताबें शाया हुई जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया था। यूं तो बचपन से ही राम प्रसाद की तालीम पर काफी ध्यान दिया गया, लेकिन उनका दिल भी आम बच्चों की तरह पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में लगता था। पढ़ाई में दिल न लगने की वजह से राम प्रसाद अपने वालिद से पिटते भी थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा उन्हें प्यार से समझाती थी, जिसका उन पर असर भी होता था। राम प्रसाद ने मदरसे से उर्दू तालीम भी हासिल की, मगर उर्दू के मिडल इम्तिहान में फेल होने के बाद अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दी। जिस मंदिर में राम प्रसाद पूजा करते थे, वहां एक दिन उनकी मुलाकात मुंशी इंद्रजीत नामी शख्स से हुई। मुंशी जी ने राम प्रसाद को स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी किताब सत्यारथ प्रकाश पढ़ने को दी। उस किताब को पढ़कर उनकी जिंदगी की समत और हालत में जबरदस्त तब्दीली आई। वतन परस्ती के जज्बे की आग उनके सीने में दहक उठी। अंग्रेजों के खिलाफ नफरत उसके दिल में कूट कूट कर भर गई थी। अब वो किसी भी कीमत पर अपने देश को आजाद करवाना चाहता था। यही वजह है कि राम प्रसाद ने ब्रिटिश हुकूमत को परेशान करने के लिए हर जायज व नाजायज तरीके अपनाने शुरू कर दिए। सन 1915 में मुजाहिदे आजादी भाई परमानंद की फांसी की खबर सुनकर राम प्रसाद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने अहद किया कि अब वो अपने देश से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। सन 1918 में 26 से 31 दिसंबर तक दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कांग्रेस के इजलास में राम प्रसाद और उनके साथियों ने किताबें बेच कर अंग्रेजों के खिलाफ अवाम के जहन तैयार करना शुरू कर दिए। मैनपुरी साजिश में शाहजहांपुर के 6 नौजवान शामिल हुए थे, जिनके लीडर राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आए और जमुना में कूदकर तैरते हुए उस जगह पनाह लेने पहुंच गए जहां आज ग्रेटर नोएडा बसा हुआ है। वहां के जंगलों में राम प्रसाद 2 साल छुपे रहे। वो कभी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि अपने ठहरने की जगह तब्दील करते रहते थे। सरकारी ऐलान के बाद राम प्रसाद अपने वतन शाहजहांपुर लौट आए और वहां कारोबार शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया। सितंबर 1920 में वो कांग्रेस के इजलास में शिरकत करने कोलकाता गए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी राम प्रसाद की शख्सियत और उनकी किताबों से बहुत मुतासिर हुए। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस इजलास में राम प्रसाद ने मुकम्मल स्वराज पर मौलाना हसरत मोहानी की भरपूर हिमायत की और आखिरकार गांधी जी से अदम ताउन तहरीक शुरू करने की तजवीज मंजूर करवा कर ही माने। इस एक वजह से राम प्रसाद नौजवानों में जबरदस्त मकबूल हुए। अब राम प्रसाद अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए थे। 7 अगस्त 1925 को उनके घर शाहजहांपुर में एक मीटिंग हुई, जिसमें सरकारी खजाना लूटने का मंसूबा बनाया गया। 9 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल की कयादत में 10 लोग शामिल थे। ये सब सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर्स रेलगाड़ी में सवार हो गए। लखनऊ से पहले काकुरी रेलवे स्टेशन पर इनकलाबियों ने ट्रेन रुकवाकर खजाना लूट लिया और फरार हो गए। काकुरी के इस वाकये के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी इनकलाबियों को तलाश करने में मसरूफ हो गई और बिलाकर 26 सितंबर राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम मुल्क के दीगर 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल और उनके साथियों को लखनऊ की सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 11 में रखा गया। इन पर मुकदमा चलाने के लिए हजरतगंज के पास रिंग थिएटर में आरजी अदालत कायम हुई। तकरीबन 18 महीने किंग एम्परर्स वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के नाम से मुकदमा चला। 6 अप्रैल 1927 को खसूसी सेशन जज ने आखिरकार राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी। फैसले में यह भी कहा गया कि अगर वो अपने किए पर पशेमान हों और आइंदा कुछ न करने का अहद करें तो उनकी फांसी की सजा पर गौर किया जा सकता है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मुल्क की आजादी के लिए कोई सौदा नहीं किया और हंसते हुए फांसी की सजा कबूल कर ली। 16 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी सवाने हयात का आखिरी बाब, आखिरी वक्त की बातें मुकम्मल करके जेल से बाहर भेज दिया। 18 दिसंबर 1927 को वो अपने वालिदैन से आखिरी मर्तबा मिले और फिर 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। और बच्चों,
इस तरह एक अजीम नौजवान, एक मुजाहिद आजादी, एक देशभक्त अपने देश की आजादी की खातिर कुर्बान हो गया। मरते वक्त भी शायद राम प्रसाद बिस्मिल के होंठों अपना ही शेर रहा होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले
खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उम्मीद करते हैं हमारे नन्हे दोस्तों को इस अजीम शख्सियत पर सुनाई गई ये तकरीर जो है पसंद आई होगी और उससे काफी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और हमने एक नगमा भी हुब्बुल वतनी का सुनाया, ये भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अब बात करते हैं एक शिकारी बिल्ली की। आप सोच रहे होंगे शिकारी बिल्ली की बात कर रहे हैं तो बिल्ली तो अक्सर शिकार करती है। जी हाँ, लेकिन ये जो बिल्ली है ये थोड़ी सी अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। और इसकी इनफरादियत इस वजह से भी है कि ये शिकार करने में बहुत माहिर है और बहुत तेज है। इस बिल्ली की सूरत तो बहुत भोली भाली है, लेकिन आप इस बिल्ली की भोली सूरत पर ना जाइएगा, क्योंकि ये पालतू बिल्ली नहीं बल्कि एक खूंखार जंगली बिल्ली है जिसे चीतों, तेंदुओं और शेरों की नस्ल में सबसे तेज और बेरहम शिकारी का एजाज मिल गया है। जनूबी अफ्रीका के जंगलात में पाई जाने वाली इस बिल्ली को सियाह पैरों वाली यानी कि ब्लैक फुटेड कैट कहा जाता है। हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि ये एक रात में 10 से 14 छोटे परिंदों और चूहों का शिकार करती है। इसका अंदाज इंतहाई जारहाना, तेज और पुरतशद्दुद होता है। और नन्हे दोस्तों, माहिरीन ने PBS नेचर के लिए एक दस्तावेजी फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान इंकिशाफ किया कि ये छोटी सी बिल्ली किसी तेंदुए और घात में लगाए चीते से भी खतरनाक है, क्योंकि ये एक रात में इतने जानवर शिकार करती है जितना 6 माह में एक तेंदुआ हलाक करता है। इस दौरान हैवानों के माहिरीन ने वो मनाजिर देखे जो उससे पहले कभी शूट नहीं किए गए थे, और इसके लिए कई बिल्लियों के गले में रेडियो कॉलर पहनाए गए थे। सियाह पैरों वाली इस बिल्ली की वीडियो से जाहिर हुआ कि शिकार के लिए मुसलसल 2 घंटे दम खुद बैठी रहती है और उसका तरीका और वारदात इतना तेज है कि कोई परिंदा भी उसकी गिरफ्त से आजाद नहीं हो सकता। ये सारी रात मुसलसल शिकार करती है और खाती रहती है। इस तरह ये एक रात में 10 परिंदे और चूहे चट कर जाती है। सिर्फ जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में ये बिल्ली पाई जाती है, और बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो ये बिल्ली भी मादूमियत के करीब है। बस औकात ये मिट्टी में गड्ढा खोदकर भी अपने शिकार का इंतजार करती है और पूरे कुर्रे अर्ज पर अपनी नस्ल के जानदारों में ये 100% कामयाबी से शिकार करती है। तो ये तो एक दिलचस्प मालूमात थी उस शिकारी बिल्ली के मुतालिक जो बहुत तेजी के साथ शिकार करती है। और तो चलिए एक नगमा भी सुन लेते हैं, बहुत मजेदार सा नगमा है। बगुला बैठा एक टांग पर मन में ध्यान लगाए, चट से निगलो अगर पकड़ में कोई मछली आए। मछली रानी जी, मछली रानी तेरे ताल में कितना पानी, भागो तुमको जान बचाने, मुन्नो जरा बच के। बच के, बच के, आई
बच के। और अब बारी आती है नन्हे मुन्ने दोस्तों। जी हाँ, बारी आती है अब एक कहानी की। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं, आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, तब क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आपका दिल चाहता हो कि हम खेलें। लेकिन किसी सबक को अगर कहानी के तौर पर पढ़ा जाए तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम उसे एक कहानी में तब्दील कर देते हैं और उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा एक और बात भी है नन्हे दोस्तों, छोटे बच्चे जब तुतलाते हैं और अपनी तोतली ज़बान में बोलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और दिल चाहता है कि ये बच्चे बस यूं ही तोतली ज़बान में बोलते रहें और हम सुनते रहें। ऐसे ही एक और परिंदा भी है, और वो परिंदा है तोता। बहुत बोलता है, बहुत नकल करता है। उसकी भी क्या कहें कि बोलने की आदत जो है वो छोटे बच्चों की तरह से होती है। तो आइए इसी मिट्ठू मियाँ की कहानी आपको सुनवाते हैं, और मिट्ठू मियाँ की ये कहानी आपके लिए लिखी है डॉक्टर खुशहाल जैदी ने। सना उदास नजरों से वीरान पिंजरे को काफी देर से तक रही थी। इस पिंजरे में कभी उसका प्यारा मिट्ठू बैठा रहता था, जो उससे जुदा हो गया। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सना दिन भर उससे बातें करती रहती। बस इतनी देर ही दोनों अलग रहते जितनी देर सना स्कूल चली जाती। उसके स्कूल जाने के बाद मिट्ठू उसे याद करने लगता। सना बीबी, स्कूल से जल्द आओ। और जब वो स्कूल से आ जाती तो उसे देखकर चहकने लगता। आ गई, सना बीबी आ गई। सना बीबी हमारे लिए क्या लाई? और सना कभी अमरूद, कभी केले के टुकड़े उसकी तरफ प्यार से बढ़ा देती। मिट्ठू खुश होकर कहता, शुक्रिया, थैंक यू। और सना खुशी से खिलखिला उठती। अफसोस, आज सना उसकी प्यारी आवाज सुनने से महरूम हो गई है। उसने 2 दिन से न कुछ खाया है न पिया है, बस उसकी याद में हर वक्त उदास पड़ी रहती है। मिट्ठू की वापसी के लिए दुआएं मांगती है। हर वक्त मिट्ठू की भोली भाली सूरत उसकी नजरों के सामने घूमती रहती है। कल उसने देखा कि वो अपने पिंजरे में वापस आ गया है, मगर सुबह उठते ही जब उसने उम्मीद भरी नजरों से पिंजरे को देखा तो वो वीरान पड़ा था। तब सना इतनी रोई कि इसकी हिचकी बन गई। सना का मिट्ठू बहुत खूबसूरत था। उसके गहरे हरे रंग के पर, नुकीली सुर्ख चोंच और गले में काला कंठा सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। बड़ा समझदार और चालाक था। जब कोई अजनबी घर में आता तो उसे गौर से देखने लगता। अजनबी की हर हरकत पर ध्यान देता था। अगर उसे एहसास होता कि आने वाला कोई गलत आदमी है तो शोर मचाता और चीखता रहता, कौन हो, क्यों आए हो? सबसे ज्यादा वो मेहतरानी से चिढ़ता। उसे देखते ही शोर मचाने लगता, आ गई गंदी। चुप कमीने, मेरे आते ही शोर मचाने लगता है। वो भी चीख पड़ती। आज सना को मिट्ठू की एक एक बात, एक एक हरकत याद आ रही थी। सना की दादी कहती थी कि तोता बड़ा बेवफा होता है। अगर एक बार पिंजरे से आजाद हो जाएगा तो दोबारा इस घर की तरफ रुख भी नहीं करेगा। सना के मिट्ठू की पूसी खाला से भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर गुर्राने लगते थे। पूसी को पास आता देखकर मिट्ठू डांटने लगता। सना डंडा लेकर दौड़ती तो पूसी खाला दुम दबाकर भाग जाती। सना को एक वाकया और याद आया। गर्मियों की एक दोपहर में सब सो रहे थे। इत्तेफाक से दरवाजा खुला रह गया और पूसी खाला, जो हमेशा की तरह मौके की तलाश में रहती थी, दबे कदमों से मिट्ठू के पिंजरे तक पहुंच गई। उस वक्त मिट्ठू मियाँ आराम से बेखबर सो रहे थे। पूसी ने आहिस्ता से करीब आकर अपना वार कर दिया। फिर इसके खूबसूरत परों को अपने नुकीले पंजों से खींचना शुरू किया। मिट्ठू मियाँ घबराकर नींद से जागे। जवाब में उन्होंने पलट कर अपनी नुकीली चोट से ऐसा जोरदार वार इस पर किया कि वो भी चीख पड़ी। दोनों की चीख पुकार सुनकर सना दौड़ी हुई आई। सना को देखते ही पूसी भाग खड़ी हुई और मिट्ठू मियाँ अपनी जुबान में सना से पूसी की शिकायत करने लगे। सना ने देखा कि मिट्ठू गुस्से और घबराहट में पिंजरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा था। इसकी जबान बार बार चोट से बाहर आ रही थी और परों से लाल लाल खून बह रहा था। सना मिट्ठू की हालत देखकर खुद भी घबरा गई और हिचकियों से रोने लगी।
मम्मी भी उसके पास आ चुकी थी। सना ने मम्मी से कहा, डॉक्टर अंकल को बुलाइए, मिट्ठू को पूसी ने जख्म कर दिया है, देखिए कैसा खून इसके परों से निकल रहा है। डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, मम्मी ने कहा, मैं इसके जख्म पर हल्दी लगा देती हूँ, जल्दी बेटे ठीक हो जाएगा। मम्मी ने अपनी देसी दवा इसके जख्मों पर लगा दी और जब तक मिट्ठू का जख्म भर नहीं गया सना ने इसकी खूब देखभाल की। उस दिन से मिट्ठू गुमसुम सा रहने लगा। उसको खामोश देखकर सना भी उदास हो गई। वो उसकी हर वक्त निगरानी करती। पूसी को वो बराबर कोसे जा रही थी, मर जाए, कमीनी, बदतमीज, चुड़ैल, तुझे कुत्ता चबा जाए। उसने इस पूसी की शिकायत शहजी से भी की कई बार, मगर पूसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो इतनी शरीर थी कि रोज ही घूम फिरकर एक दो चक्कर जरूर लगा जाती और हमेशा इसी ताक में रहती कि मौका मिले और मिट्ठू को हजम कर जाए। अपने मिट्ठू के सबब सना ने शहजी से भी कुट्टी कर ली थी और एक दिन तो वो शहजी से झगड़ ही पड़ी। देखो शहजी, अपनी पूसी को जंजीर में बांध कर रखा करो, हर वक्त पूसी को खुला रखते हो। अब अगर इसने मेरे मिट्ठू की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा ना होगा। शहजी को भी एक दिन गुस्सा आ गया और कहने लगा, देखो सना, अगर मेरी पूसी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वो तो बहुत सीधी सादी है, तुम्हारा मिट्ठू ही उसे बुलाता है। पूसी को देखते ही शोर मचाने लगता है। फिर दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशने लगे और इनके झगड़े में मम्मी को पड़ना पड़ गया। असद भी इसे तंग करने और छेड़ने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। सना बीबी, मैं यहाँ हूँ। करीब से आवाज आई। इस आवाज पर सना चौंक पड़ी। इसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। दूर मिट्ठू का पिंजरा यूं ही सूना पड़ा था। उसने सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। एक बार फिर उसने कमरे की एक एक चीज को बगौर देखा। फिर इसकी नजर पास रखे हुए टेप रिकॉर्डर पर पड़ गई। उसे याद आया कि एक बार उस दिन मिट्ठू की आवाज टेप कर ली गई थी। अक्सर तो मिट्ठू भी टेप की आवाज सुनकर चौंक जाता था। मिट्ठू के भागने की भी अजीब कहानी है। हुआ यूं कि असद ने मिट्ठू का पिंजरा साफ करने के लिए दीवार पर रखा। मिट्ठू के उड़ जाने का डर नहीं था क्योंकि इसके पर एक हफ्ता पहले ही तो मम्मी ने तराशे थे, मगर वो भी बड़ा चालाक था। उसने पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला देखकर अपनी नुकीली चोंच से आहिस्ता आहिस्ता खोल लिया और एकदम फुट से उड़कर पहले दीवार पर फिर बराबर के पेड़ पर जा बैठा। सना और असद ये सब देखते रहे। उन्होंने बहुत प्यार से मिट्ठू को बुलाया, आओ प्यारे मिट्ठू, सना के मिट्ठू, आ जाओ। मगर यहाँ तो मिट्ठू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ऐसा लगता था कि जैसे मिट्ठू इनकी आवाज सुनी नहीं पा रहा है। मिट्ठू मियाँ को जितना बुलाया जाता वो और ऊंची शाख पर उड़कर बैठ जाते। असद ने पिंजरे को जरा ऊपर दीवार पर रख दिया, इसमें अमरूद और केला भी रख दिया ताकि मिट्ठू इस तरफ रुजू हो। पिंजरे के दरवाजे में एक डोरी बांध रखी थी ताकि अगर मिट्ठू मियाँ पिंजरे में दाखिल हों तो डोरी खींच ली जाए और दरवाजा खुद ब खुद बंद कर दिया हो जाए। मिट्ठू मियाँ भी चालाक थे। वो इन दोनों बहन भाई की हरकतें देख रहे थे। पेड़ की सबसे ऊपर की शाख पर पहुंच गए। ऐसा लगता था कि वो बेहद नाराज हैं और आना नहीं चाहते। शाम होने को आई थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और मिट्ठू मियाँ अंधेरे में न जाने कहाँ गुम हो गए। उस दिन से पूसी ने भी घर आना बंद कर दिया। मिट्ठू मियाँ की जुदाई से सना का रोते रोते बुरा हाल हो गया। इसकी मम्मी ने समझाया, बेटा वो चला गया, मिट्ठू अब नहीं आएगा, इसके जाने का इतना गम न करो, हम पापा से कहकर दूसरा मिट्ठू मंगा देंगे। नहीं, हमें तो मेरा मिट्ठू ही चाहिए, कोई दूसरा मिट्ठू नहीं चाहिए। अब इसकी मम्मी कहाँ से इस भगौड़े मिट्ठू को बनाकर वापस लाती। वो तो पहले ही कहती थी तोता बेवफा होता है, पलटकर नहीं देखता। मिट्ठू के जाने के बाद खाली पिंजरा सूना टंगा हुआ था। इसमें अमरूद और केले के टुकड़े काले पड़ चुके थे, इन पर धूल जम गई थी। प्याले का पानी खुश्क हो गया था। सना और उसकी रोती आंखें आज भी मिट्ठू मियाँ के वापस आने की राह देख रही थी। पेड़ पर बैठे और आसमान में उड़ते हुए किसी भी परिंदे की जानिब उनकी निगाहें अचानक ही उठ जाती थीं और शाम का धुंधलका फैलते ही उनकी नजरें अक्सर आस पड़ोस की छतों और पेड़ों पर जा टिकती, इसी उम्मीद पर कि शायद मिट्ठू फिर लौट आए। लेकिन किसी आजाद मिजाज मिट्ठू को बाग और जंगल की खुली फजा के आगे सोने का पिंजरा भी कभी नहीं भाता। तो कैसी लगी मिट्ठू मियाँ की ये कहानी? उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे नन्हे दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अब परिंदों को तो वैसे भी देखिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। जैसे हम आज़ाद घूमते हैं वैसे परिंदों का भी हक बनता है, उनको भी आज़ाद घूमना चाहिए। और पर तो दिए ही कुदरत ने उनको उड़ने के लिए हैं, आज़ाद रहने के लिए दिए हैं। और
बच्चों बस अब तो जाने का वक्त आ गया है, आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन जाते जाते हम वही बातें आपसे कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खूब खुश खुर्रम रहिए, खूब जमकर पढ़ाई कीजिए। छुट्टियां हैं, खेलते तो हैं ही, लेकिन आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आइंदा प्रोग्राम में आपके नईम भैया आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ, अच्छी तकरीर और बहुत अच्छे अच्छे नग़मे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे, आओ बच्चों। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।